चलिए और अब बात करते हैं बीजेपी में चल रहे महामंथन के मिशन 2022 को लेकर। बीजेपी का महामंथन जारी है और आज भी बीएल संतोष की पार्टी मुख्यालय पर बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे। आईटी सेल के साथ उनकी बैठक, आईटी सेल के साथ स्वतंत्र देव सिंह की भी बैठक दोपहर 12 बजे। मीडिया सेल की बैठक लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बैठक में सरकार की उपलब्धियां जनता तक ले जाने पर चर्चा, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल इसमें हो। बैठक में सरकार की उन उपलब्धियों पर चर्चा होगी जिनको लेकर जनता के बीच में सरकार जाएगी। किसानों के लिए कितना काम किया है, रोजगार कितना दिया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या काम हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कोविड काल में सरकार ने क्या क्या काम किए, इन उपलब्धियों पर बात होगी। विपक्ष किन मुद्दों को उठा रहा है, किन पर घेर सकता है, इन पर भी चर्चा। और विपक्ष जिन मुद्दों पर घेरेगा उन पर पार्टी पलटवार कैसे करेगी, जवाब क्या होगा, अपनी उपलब्धियां क्या उस मामले में रखेंगी, इस पर चर्चा होगी। तो 2022 के लिए अब आईटी सेल की तैयारी चेक की जा रही है कि आईटी सेल किस तरह से काम कर रहा है और क्या करना है। बिल्कुल राजीव, ये बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके का वक्त अभी हाल फिलहाल हमने देखा है, चुनाव पर भी उसका असर पड़ सकता है। किस तरीके से अगर कोरोना का ये असर है तो लोगों तक डिजिटली पहुंचना ज्यादा सेफ और आसान है, इजी है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से कैसे जीते हम भारी बहुमत से, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है, उसकी रणनीति बनाई है और निश्चित रूप से हम लोग पूरी भारी बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनाएंगे। बैठक में क्या रहा? बैठक में सर कुछ एजेंडों पर चर्चा हुई। 2022 के विधानसभा के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से कैसे जीते हम भारी बहुमत से, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है, उसकी रणनीति बनाई है और निश्चित रूप से हम लोग पूरी भारी बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनाएंगे। क्या विभागों को लेकर के भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ? और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज है। भदोही में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा दावा है। कहते हैं कि 160 विधानसभा सीटों पर मजबूती से हमारी तैयारी है। बीजेपी से संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की भी वो मांग करते हैं। बताते हैं कि बीते दिनों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बीजेपी के कई नेताओं से मिले थे। उसके बाद से लगातार कई जनपदों में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं जाहिर तौर पर। और भदोही में उन्होंने बयान दिया कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम मजबूत हैं, बड़ी संख्या में निषाद वोटर्स हैं और हमने तैयारी कर रखी है। सरकार से उन्होंने निषादों को आरक्षण संबंधित जो मांगे रखी हैं वो भी पूरी होंगी, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, अखिलेश यादव से भोजपुरी फिल्म जो है सिंगर एक्टर खेसारी लाल मिले हैं। अखिलेश यादव और खेसारी लाल की मुलाकात हुई। 2022 के चुनावों को लेकर संकल्प की बात कही गई है। लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई है। 22 में 22 साइकिल के संकल्प की इसमें बात हुई है, जहां निरहुआ बीजेपी में, इसके साथ साथ दूसरे कलाकार बीजेपी में है, मनोज तिवारी से लेकर। बिल्कुल, और खेसारी लाल यादव की एक छवि है, बहुत लोकप्रिय हैं युवाओं में, खासकर एक्टर हैं, सिंगर हैं। खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग है राजीव, और देखा जाए तो पूर्वांचल पर गहरा प्रभाव मिलता है। बिहार से लगाए पूर्वांचल तक जो भोजपुरी बेल्ट है वो अच्छी तरीके से जानता है खेसारी लाल यादव को। देखिए क्या ये दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ या फिर उनसे मिलता जुलता कोई टक्कर बनाने की कोशिश, क्योंकि संकल्प यात्रा में किस तरीके से इनके टैलेंट को या इनके फेम को, इनके चेहरे को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि पूर्वांचल और भोजपुरी बेल्ट है, वहां युवा इनके अच्छे खासे फैन हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एबीपी गंगा से हुई खास बातचीत के दौरान भीम आर्मी चीफ से चुनाव लड़ने का सवाल तो किया गया, तो उन्होंने ऐलान किया कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्षरत रहेंगे। चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका क्या कहना था, आप खुद सुनिए। अगर पार्टी कैडर कहेगा, पार्टी का जो कोर कमेटी वो कहेगी
तो अलग बात है, मगर मैं अपना फैसला आपके सामने प्रतिज्ञा के रूप में रखता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सुना आपने किस तरीके से कहना है कि पार्टी अगर जो कहेगी वो अलग बात है, लेकिन ये सभी जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है कि भीम आर्मी चीफ हैं, चेहरा है, दबदबा है। पूरी पार्टी का जो फैसला होगा कहीं छुपा नहीं है, लेकिन अपना फैसला नहीं बता रहे हैं चंद्रशेखर। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि सपा या बसपा के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन सभी सवालों से फिलहाल के लिए पर्दा उठा दिया है। कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झांसी में युवती को जबरन पेट्रोल पिलाने का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामला संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है, क्योंकि हाल ही में ट्रेन से कटकर युवक की मौत के मामले में युवती के भाई का नाम सामने आया है। बांदा में एक महिला ने पारिवारिक कलह में अपने दुधमुहे बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर में युवती की आत्महत्या मामले में चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हमीरपुर में खुदाई के दौरान महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के चांदी के सिक्के मिले। 1800 ईस्वी के इन सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बने हुए। पुरातत्व विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। जालौन में पुलिस ने 25,000 के इनामी वांटेड को पकड़ा है। हत्या आरोपी एक मामले में 2017 से ये फरार था। माधव सीओ शहीदा नजरीन ने इस मामले का खुलासा किया। ललितपुर में एसपी ने ऑफिस गेट पर पीड़ित महिला की फरियाद सुनी और साथ ही तत्काल महिला थाना प्रभारी को बुलाकर समस्या का निस्तारण करवाया। कहा पारिवारिक कलह से पीड़ित महिला 3 मासूमों के साथ फरियाद लेकर पहुंची। और चलिए रुक कर लेते हैं, फिर से बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां यह बताया जा रहा है कि खड़ी कार में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग का अंदाजा लगाया जा रहा है। इंदिरा नगर क्षेत्र के तकरोड़ी का यह मामला है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें हैं लखनऊ के इंदिरा नगर से, जहां रोड पर खड़ी ये कार अचानक जलने लगती है। देख सकते हैं कि आग को बुझाने की कोशिश में दमकल की टीम भी नजर आ रही है। आग क्यों लगी? लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन इस वक्त पर सड़क पर जो कार खड़ी है उसका अचानक से यूं जलना लोगों के लिए चौंकाने वाला था और अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि दमकल की टीम ने इस आग पर काबू जरूर पा लिया, क्योंकि देखिए आसपास में आपको बहुत सारी बिजली के तार और आबादी वाला इलाका, ऐसे में बड़ी घटना के भी चांसेस रहते हैं। यूपी में धर्मांतरण करवाने वाले गैंग का खुलासा होने के बाद अब इस गिरोह का शिकार बन चुके कानपुर के एक दिव्यांग युवक ने सामने आकर धर्मांतरण करवाने के आरोपी उमर गौतम और उसके गिरोह के बारे में चौंका देने वाली जानकारी दी है। युवक का आरोप है कि 1 साल पहले बिठूर के ज्योति मूक बधिर स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए आए एक शख्स ने नौकरी दिलवाने और शादी करवाने का झांसा देकर उसका धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित युवक ने बताया कि 2000 रुपए देकर उसका धर्म बदलवाया गया और फिर उसे धर्मांतरण का सर्टिफिकेट देकर दिल्ली में उमर गौतम और जहांगीर के पास भेज दिया गया, जिसके बाद उसे केरल में एक प्राइवेट नौकरी में लगवा दिया गया। तो मूक बधिर स्कूल में ट्रेनिंग के नाम पर धर्म बदलने के लिए उकसाया गया, लालच भी दिया गया, कहा नौकरी देंगे और धर्मांतरण करवाया गया 2000 रुपए देकर। उधर गोंडा में भी धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। आरोप यह है कि युवती के साथ रेप के बाद धर्मांतरण के लिए पैसे का लालच दिया जाता है। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। धर्मांतरण मामले पर जांच करने की बात भी कह रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि धर्मांतरण के पीछे कौन है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर के बाद गोंडा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर पहले एक
जो किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद पैसे का लालच देकर धर्मांतरण, पूरे मामले पर जब जो पीड़िता है वो पूरे अपने घर वालों को बताई, तब पूरी बात निकलकर सामने आई। फिलहाल जो पीड़ित के जो महिला है, जो उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, लेकिन धर्मांतरण की जो जहाँ तक बात है, पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। देखना ये होगा कि जो पूरी घटना में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और लगातार धर्मांतरण के मामले में कब तक रोक लग पाता है। कृष्ण कुमार, पी गंगा, गोंडा। 21 जून 2021 को थाना मंत्रापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। घटना के प्रकाश में आते ही थाना मंत्रापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पीड़िता के पिता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री के साथ धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। इस पर जांच जारी है। हम अपनी टीम के साथ, हिंदू युवा वाहिनी तहसील टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे और क्या नाम है, लड़की के माताजी से बात किया हम लोगों ने, लड़की के भाई जी से बात किया हम लोगों ने। तो उसने बताया कि कुछ लोग ज़बरदस्ती, जो कि इसी गांव के हैं, वो लोग धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि हमारे साथ रहे वो लड़की। मामला यही है, हम लोगों के संज्ञान में पहुंचा तो हम लोग यहाँ अपनी टीम के साथ आए। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 6 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। एटीएस ने पकड़े हैं 6 रोहिंग्या और इनसे पूछताछ की जा रही है। और मानव तस्करी और सोने की स्मगलिंग के मामले पर इनसे पूछताछ की गई। रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया 3 महिलाएं भेजी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया भेजी 3 महिलाएं। और एटीएस को रोहिंग्याओं की 5 दिन की रिमांड मिली है। रोहिंग्या, आपको बता दें कि ये रोहिंग्या है और इन्होंने महिलाएं विदेश भेजी हैं। विदेश भेजने के मकसद के बारे में अब इनसे जानकारी जुटाई जा रही है। और एटीएस की रडार पर और भी रोहिंग्या की क्या इनके अन्य सदस्य भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या है, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कितने और लोगों को ये विदेश भेज चुके हैं। मथुरा से दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। 3 युवकों ने घर में घुसकर पहले तो युवती से मारपीट की, फिर छत से फेंक दिया। अब युवती गंभीर रूप से घायल है। इस हमले में युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। जबकि उस पर हमला करने वाले 2 युवकों की बात करें तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। और अब खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक बार फिर प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की है। इस बार प्राधिकरण ने उन इमारतों को ध्वस्त करना शुरू किया है जिन्हें जांच में अवैध घोषित होने के बाद सील कर दिया गया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक महिला 8वीं मंजिल से गिर गई, उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में घर खाली कराने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि मकान मालिक ने मकान खाली कराने के लिए गुंडों का सहारा लिया। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बागपत में कुख्यात बदमाशों और माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सिनौली गांव के रहने वाले माफिया विजय उर्फ पिंटू की 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। विजय उर्फ पिंटू कुख्यात अपराधी होने के साथ साथ बड़ा शराब माफिया है और जेल में बंद है। धर्मांतरण के मामले को लेकर अलीगढ़ में हिंदू महासभा के अशोक पांडे ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अलीगढ़ में कई परिवारों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है। इसके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आगरा के सीतानगर इलाके में एक तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया और बस्ती के लोगों ने तेंदुए को एक घर में बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी खबर दी गई। एटा में सपा नेताओं पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव, भाई जिला पंचायत। हाथरस के नगला नथू गांव में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दामाद ने फावड़े से गला काटकर ससुर की हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में है।
कासगंज में एक प्रेमी और प्रेमिका ने नहर में छलांग लगाई। युवक को बचा लिया गया, हालांकि युवती का सुराग नहीं लग पाया है। नदी में बहने की वजह से हो सकता है कि उसका शरीर है आगे बढ़ गया। शुरू करते हैं जहां पर अब बारी है फटाफट अंदाज में खबरों के ऊपर नजर डालेंगे। उत्तराखंड की खबरें। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए इमरजेंसी में एलोपैथिक दवा लिखने के बयान पर आईएमए नाराज हो गया है। इस मसले को लेकर आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एलोपैथी आयुर्वेद में मिक्सोपैथी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा कहा है। पौड़ी में घरों के अंदर दरारें आने से लोगों में दहशत है। तेज बारिश से कृषि भवन के पास रह रहे लोगों के घरों में दरारें आ गई है। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। जोशीमठ में आफत में फंसे लोगों का जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। पिछले करीब 2 महीनों से वीरान पड़ी टिहरी झील में फिर रोमांच का सफर शुरू हो गया है, जिससे बोट व्यवसायियों के साथ ही पर्यटक भी उत्साहित हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मसूरी में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही व्यापारी पैदल ही मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने लगे। रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप लॉन्च की, जिसके जरिए आम लोग पुलिस की हेल्प कर सकते हैं। रुड़की में बाइक सवार तो बदमाशों ने महिला के गले से सरेआम चेन छीन ली। वारदात सीसीटीवी में कैद। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का, जहां हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिक स्वामी की तपस्थली कैंची पर्वत पर कई रहस्य देखा गया है। कैंची है ये, जहां हर कोई जानना चाहता है। दर्शन बेहद दुर्लभ है, और क्या कहानी है इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान कार्तिक स्वामी के प्राचीन भंडार के दर्शन। प्रकृति की वादियों में है प्राचीन भंडार, भगवान कार्तिक का रहस्यमयी भंडार। ये तस्वीरें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। पहाड़ की चोटियों पर मौजूद भगवान कार्तिक का ये मंदिर देवभूमि के खूबसूरत धार्मिक स्थलों में से एक है। कहते हैं देवभूमि अपनी गोद में कई राज समेटे हैं। ऐसा ही एक रहस्य है जो प्रकृति की गोद में छिपा है। यहाँ भगवान कार्तिक के अमूल्य भंडार का राज है। ये प्रकृति की खूबसूरत वादियां हैं। यहाँ भगवान कार्तिक की तपस्थली क्रौंच पर्वत के आंचल में एक गुफा है, जो संतोली बुग्याल के पास है। माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान कार्तिक स्वामी के अनमोल बर्तन हैं। ऐसी मान्यता है कि उसंतोली गणेश नगर पैदल मार्ग के ऊपरी हिस्से में भंडार के ज्यादा ऊंचाई होने से दर्शन करना दुर्लभ है। इस तीर्थ के चारों तरफ 360 गुफाओं के साथ 360 जलकुंड भी है। यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार था, अस्त्र शस्त्रों का या समझिए कि बर्तनों का। तो जब कभी भी कार्तिक स्वामी में कोई बड़ी आयोजन होते थे, और यहाँ तक मान्यता है कि जब टिहरी महाराज और नेपाली और गढ़वालियों का जो युद्ध हुआ था, तो उस समय के भी वो बर्तन वहाँ थे। तो राजा की सेना भी यहाँ रही थी, तो उस समय के बर्तन यहाँ थे। और जो भी कार्तिक स्वामी में कोई आयोजन, बड़े आयोजन होते थे, तो वहाँ से जो है बर्तन लाए जाते थे, उनमें खाना वगैरह पका करके उसके बाद वहाँ रखे जाते थे। और ये भी मान्यता है कि वहाँ से एक रास्ता सीधे कुबेर पर्वत को निकलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस भंडार में असंख्य धातुओं का भंडार भी है, जिसका अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है। भगवान कार्तिक के भंडारे के दिव्य दर्शन हर कोई करना चाहता है, लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य भी किसी किसी को मिलता है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित की रिपोर्ट।